हेलो एवरीवन। मैं सुप्रिया सोनालिका पॉलिटिकल साइंस के इस क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा ये क्लास है वो पीजी सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स के लिए है और पीजी सेमेस्टर 1 के कोर्स का जो पेपर 3 है उसके अंतर्गत आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ेंगे जो है हीगल। और हीगल का विशेष जो उनका राज्य से संबंधित जो विचार है और जो द्वंद्ववाद का जो सिद्धांत उन्होंने दिया है, इनकी चर्चा हम लोग करेंगे। सबसे पहले हम लोग हीगल के जीवन परिचय, उनके समय में जो समसामयिक घटनाएं थीं उनका परिदृश्य, उनकी रचनाएं, उनकी कृतियों और उसके बाद उनके जो महत्वपूर्ण जो सिद्धांत हैं जो हमारे कोर्स में है उसका अध्ययन करेंगे। तो जॉर्ज विल्हेल्म फ्रेडरिक हीगल, इनका पूरा नाम था जॉर्ज विल्हेल्म फ्रेडरिक हीगल। इनका जन्म जर्मनी के एक नगर में जिसका नाम था स्टुटगार्ड में 1970 में एक मध्यम परिवार में हुआ था। 1793 में हीगल ने अपना अध्ययन समाप्त कर स्नातक की उपाधि प्राप्त की और उसने 6 वर्ष तक बर्न तथा फ्रैंकफर्ट में अध्यापन का कार्य किया। अपने पिता की मृत्यु के बाद 1801 में वह जर्मनी के सांस्कृतिक पुनरुत्थान के केंद्र जेना चला गया, जहाँ कुछ समय के बाद उसे विश्वविद्यालय में स्थान मिला, किंतु नेपोलियन के आक्रमण के कारण उसे वहाँ से भी कुछ दिनों के बाद जाना पड़ा और हीगल की 1816 में हेडलबर्ग विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति हो गई और बाद में उसकी नियुक्ति बर्लिन विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर के रूप में हुई। और जब जेना में जब वह था वहाँ प्रोफेसर के रूप में जब वह काम कर रहा था तो उसने अपनी जो प्रसिद्ध पुस्तक है फिनोमिनोलॉजी ऑफ स्पिरिट, इसकी रचना उसने की थी। और नेपोलियन के आक्रमण के कारण जर्मनी उसे छोड़ना पड़ा था और 1806 में उसने जेना विश्वविद्यालय को भी छोड़ना पड़ा और निम्न वर्ग में वह प्राध्यापक बने और जहां उसने साइंस ऑफ लॉजिक लिखी और 1816 में वह हीडलबर्ग के प्रोफेसर के रूप में, जैसा कि मैंने आपको बताया, कार्यरत हुआ और उसने इनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसॉफिकल साइंस का भी प्रकाशन किया और लास्ट में 1831 में बर्लिन विश्वविद्यालय में उसकी मृत्यु हो गई। तो ये इसका प्रारंभिक जीवन था। इसके बाद इसके समय में जब इसकी मृत्यु हो गई 1831 में, तो इसके मृत्यु के बाद बिस्मार्क जो इसके सहयोगी थे
इन्होंने इनके विचारों को व्यवहार में लाने का प्रयास किया। अगर उस समय के समसामयिक घटना पर हम ध्यान आकर्षित करें तो समसामयिक परिस्थिति की बात करें तो 18वीं शताब्दी में वो जी रहा था हीगल। और 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड के अंदर और पूरे यूरोप के अंदर औद्योगिक क्रांति का दौर था और यहाँ पर मजदूरों का भारी शोषण जो है वो किया जा रहा था पूंजीपतियों के द्वारा। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है कि जो हीगल हैं वो उदारवाद से संबंधित नहीं है, बल्कि ये आदर्शवाद से संबंधित है। हीगल जो है आदर्शवाद से संबंधित हैं। और आधुनिक अगर आदर्शवाद का पिता अगर कहें इनके विचारों पर किसका प्रभाव पड़ा, आधुनिक आदर्शवाद के जो पिता हैं इमैनुअल कांट और फिक्टे, इन लोगों के जो सिद्धांत था, आदर्शवादी सिद्धांत जो था, इसका प्रभाव जो है हीगल के विचारों में भी देखने को मिलता है। और आदर्शवादियों का यह मानना होता है कि राज्य कैसा होना चाहिए। वे इस बात पर फोकस नहीं करते हैं कि हमारा राज्य कैसी है। नैतिकता को आदर्शवाद के अंतर्गत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है, बताया गया है। अब इनके जो आदर्शवाद है, यह जो आदर्शवाद सिद्धांत है, विचारधारा है, ये आधुनिक युग में प्रथम महत्वपूर्ण जो आदर्शवादी विचारक हुए वो रूसो ही थे, जिन्होंने अपनी राजनीतिक विचारधारा के आधारभूत तत्व यूनानी राजदर्शन से लिया। और रूसो के उपरांत जर्मनी तो आदर्शवाद का केंद्र बन गया और जर्मनी के आदर्शवादी विचारकों में इमैनुअल कांट, फिक्टे और हीगल के नाम प्रसिद्ध हैं। अगर आधुनिक युग में हीगल के अतिरिक्त थॉमस हिलग्रीन, ब्रेडले और बोसांके ने भी आदर्शवादी चिंतन का प्रतिपादन किया, लेकिन आदर्शवादी चिंतन का चरम और संपूर्ण रूप से हीगल की विचारधारा को देखने में ही मिलता है। हीगल आधुनिक युग में राज्य की सर्वशक्तिमता का सबसे बड़ा प्रतिपादक था। यह है हीगल राज्य की उपासना की श्रेणी में प्रतिष्ठित करते हुए लिखते हैं कि राज्य पृथ्वी पर परमेश्वर की अवधारणा है। यह पृथ्वी पर विद्यमान एक दैवीय विचार है। उसने सर्वप्रथम स्पष्ट रूप से इस बात का प्रतिपादन किया कि व्यक्ति और राज्य में कोई विरोध नहीं है और मानव स्वतंत्रता राज्य की आज्ञाओं का पालन करने में ही निहित है। हीगल राज्य की आज्ञाओं का पालन व्यक्तियों का न केवल राजनीतिक वरन नैतिक कर्तव्य भी मानता है। इस प्रकार आदर्शवादी चिंतन को चरम शिखर पर पहुंचाने तथा राज्य को सर्वोच्च सत्ता का प्रबलतम रूप में प्रतिपादित करने का श्रेय हीगल को जाता है। आदर्शवादी जो विचार है, तो इस विचार के अंतर्गत जो है नैतिकता पर बहुत अधिक बल दिया जाता है। जैसे कि
हमारा राज्य या हमारी सोसाइटी कैसी होनी चाहिए, इस बात पर बल दिया जाता है। इस बात पर बल नहीं दिया जाता कि कैसी है, कैसी होनी चाहिए, इस बात पर जो है वो बल दिया जाता है। और नैतिक रूप से व्यक्तियों को अच्छा मानते हैं, आदर्शवादी विचारक नैतिक रूप से व्यक्तियों को अच्छा मानते हैं और कहते हैं कि हमें युद्ध की किसी भी प्रकार की ज़रूरत नहीं है और ना ही युद्ध होना चाहिए। इनकी बेसिक जो मान्यताएं हैं, मान्यताएं नैतिकता पर आधारित होती हैं, नैतिकता पर आधारित होती हैं। हीगल जो हैं, इनकी कुछ रचनाओं का अध्ययन करते हैं, इसके बाद हम लोग इनकी आइडियाज़ की चर्चा करेंगे। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है द फिनोमिनोलॉजी ऑफ माइंड। दूसरी इनकी जो महत्वपूर्ण रचना है साइंस ऑफ लॉजिक, साइंस ऑफ लॉजिक। तीसरी जो महत्वपूर्ण जो इनकी रचना है वो है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसफिकल साइंस। और चौथी जो इनकी पुस्तक है जिसको फिलॉसफी ऑफ राइट या फिलॉसफी ऑफ लॉ कहते हैं। और इसके बाद इनकी जो अगली जो मान्यता है वह है द फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री। तो फिलॉसफी ऑफ राइट जो है, इसमें हीगल के दर्शन जो हैं के बारे में बताया गया है और फिलॉसफी ऑफ राइट और द फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री में इनके पॉलिटिकल विचार जो हैं हमको देखने को मिलते हैं। और इनकी सभी रचनाएं जो हैं वो माइंड या दर्शन शास्त्र के इर्द गिर्द घूमते हैं। और इनकी जो अध्ययन पद्धति है, तो अध्ययन पद्धति में इन्होंने एनुअल कांट, फिक्टे, प्लेटो, एरिस्टोटल, जो भी प्राचीन यूनानी या जो आधुनिक आदर्शवादी विचारक थे, उनका प्रभाव जो है वो देखने को मिलता है। जो उनका नैतिक दर्शन जो था वो उसका प्रभाव इनके रचनाओं में भी देखने को मिलता है। और रूसो और मॉन्टेस्क्यू का भी प्रभाव इनके ऊपर देखने को मिलता है। इन्होंने जो इंटरनेशनल रिलेशंस की व्याख्या की है उसके अंतर्गत और राजनीतिक दर्शन के अंतर्गत मॉन्टेस्क्यू का जो विचार है, सिद्धांत है, उसको देखने को मिलता है। और जो सिद्धांत राजनीतिक दर्शन का है वो द्वंद्ववाद पर आधारित है। तो ये इनकी कुछ रचनाएं थी। अब हम जानते हैं कि इनका जो बेसिक जो आदर्शवादी जो विचारक थे या हैं, या जो हीगल हैं, इनका क्या मानना था, इनकी विचारधारा का मूल जो है विचारधारा का स्रोत था, क्या वो उनका आइडियाज़ था। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इन्होंने द्वंद्वात्मक जो पद्धति है, मेथड्स है, वो क्या है और राज्य के संबंध में इनके क्या विचार हैं, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो सर्वप्रथम हम लोग इनके आइडियाज़ को जानते हैं कि ये जो आदर्शवादी विचारक हैं उनकी आइडियाज़ क्या है, उनके जो है विचार जो हैं वो क्या हैं। ठीक है, तो इसमें जो उन्होंने कहा है, हीगल ने अपने विभिन्न ग्रंथों के माध्यम से एशिया के निरंकुश राजतंत्र का दार्शनिक आधार पर उग्र समर्थन किया और उसे सर्वोत्तम बताते हुए यह घोषणा की कि यह विश्व में ईश्वर की अभिव्यक्ति का सर्वोत्तम रूप है। निरंकुश राजतंत्र के इस गुणगान के फलस्वरूप वह सरकारी दार्शनिक के रूप में भी जाने लगे। और जैसा कि मैंने बताया था कि इनकी मृत्यु जो है वो 61 वर्ष की उम्र में एक हैजे की बीमारी की वजह से इनकी मृत्यु जो है वो हो जाती है। इनकी आइडियाज़ की अगर बात करें, इनकी मृत्यु जो है वो
1831 में होती है। 61 वर्ष की आयु में एक बीमारी से ये ग्रसित होते हैं, हैजे की बीमारी से, और उनकी मृत्यु हो जाती है। अगर हम इनकी आइडियाज़ की बात करें तो हीगल का मानना है कि आइडिया जो है वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। आइडिया ही सब कुछ होती है। आइडिया ही नए चीज़ों का उत्थान करती है और उसके उत्थान को करने के लिए उत्तरदायी होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है। जितनी भी मटेरियल है, जितने भी मटेरियल चेंजेस होते हैं, वह सब आइडिया के द्वारा ही होते हैं। हालांकि बहुत जगह जो आइडिया है, और इन्होंने बहुत जगह आइडिया को आत्मा भी माना है। पहले ये हीगल का आइडिया क्या है, तो एग्जाम्पल के रूप में इसको समझने का प्रयास करते हैं कि जैसा कि हीगल ने आइडिया को ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना है, तो एग्जाम्पल के रूप में पहिए का जब मनुष्य के दिमाग में आइडिया आया पहिया बनाने का, कि गाड़ी बनाएंगे और उससे जो है वो आवागमन किया जा सकता है, तो जब पहिए का आइडिया दिमाग में आया, हीगल की ये मान्यता है कि सबसे पहले आइडिया आया मनुष्य के दिमाग में कि इसके द्वारा गाड़ी बनाया जा सकता है और ट्रैवल किया जा सकता है, तो पहिए का आविष्कार हुआ। मीन्स आइडिया बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब आइडिया पहले आता है और फिर मैटर आता है। मीन्स वस्तु बनती है, लेकिन मार्क्स जो हैं इनके ठीक विपरीत हैं। उन्होंने क्या कहा है कि अगर आपके पास पत्थर नहीं होगी तो आपके पास आइडिया कैसे आएगा। मतलब उन्होंने मैटर को इम्पोर्टेंट माना है और उसके बाद उन्होंने आइडिया को बताया है। उन्होंने कहा कि आप पहिए बनाने के बारे में सोच भी नहीं सकते जब तक कि आपके पास पत्थर ना हो, मतलब मैटर ना हो। और आपने जब मैटर को देखा, एक पत्थर के गोले को देखा या लकड़ी के गोले को देखा, और आपने सोचा कि इसमें छेद करके पहिया बनाया जा सकता है जो ट्रेवल में, जिससे हमें आसानी मिल सकती है। तो उनका ये कहना है कि मैटर पहले आया, लेकिन जो हीगल हैं वो कहते हैं कि सबसे पहले आइडियाज़ आता है, फिर उसके बाद मैटर आता है। लेकिन यहाँ पे मार्क्स के विचार उनसे बिल्कुल भिन्न हैं। वो कहते हैं कि सबसे पहले वो वस्तु है, वो मैटर है, वो चीज़ हमें सब दिखाई देती है, दिखती है, चीज़ हमारे पास होता है, तभी हम दिमाग में हमारे आइडियाज़ आती है। लेकिन हीगल का आइडिया को अगर राज्य के साथ जोड़ते हैं, तब आइडिया को वो राज्य के साथ जोड़कर देखते हैं और वह उनके लिए भगवान बन जाती है। मतलब राज्य को वह एक भगवान या उसको आत्मा मानते हैं। जब आइडिया को भगवान के दिमाग में हुई आइडिया आता है और तब जो है वह राज्य के बारे में सोचते हैं और राज्य बनता है। मतलब राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, तो भगवान की आत्मा की वजह से राज्य की उत्पत्ति हुई। और राज्य जो है पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनकी। और ईश्वर के दिमाग में एक आइडिया आया और उसने इस संसार की जो है वो रचना की, उनका यह मानना है। इसी से वो राज्य के जो सावयवी सिद्धांत है या आंगिक सिद्धांत या ऑर्गेनिक थ्योरी जिसको बोलते हैं, ऑर्गेन थ्योरी, आंगिक सिद्धांत ऑफ स्टेट भी उसको बोला जाता है, जिसके समर्थक प्राचीन प्लेटो, एरिस्टोटल, सेंट ऑगस्टाइन, एक्विनस आदि जो विचारक हैं वो रहे हैं। तो इन्होंने भी राज्य के आंगिक जो उनका सिद्धांत है उसकी बात की है। तो ये थे हीगल के आइडियाज से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। इसके बाद हम जानेंगे कि जो द्वंद्ववाद सिद्धांत था, डायलेक्टिक
मटेरियलिज्म जो है वो क्या है। तो द्वंद्ववाद जो सिद्धांत है उसमें उन्होंने बताया है कि द्वंद्ववाद जो सिद्धांत है उसके 3 चरण जो है वो होते हैं, जिसमें पहला जो होता है थीसिस, जिसको हिंदी में बात कहते हैं, ये प्रथम चरण होता है। और दूसरा एंटीथीसिस और तीसरा सिंथेसिस, संवाद। तो जो पहला चरण है, बेसिक आइडिया जो है, जो राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, जो बेसिक आइडिया की उत्पत्ति जो होती है वो क्या है, वो वाद है, सिंथेसिस है। और उसमें संशोधन जो होता है वो है प्रतिवाद। और तीसरा जो है प्रतिवाद का जो सर्वश्रेष्ठ रूप होता है, सबसे अच्छा रूप होता है, वो संवाद के रूप में आता है। और इस तरह से उन्होंने बताया कि ये जो द्वंद्ववाद का जो सिद्धांत है या द्वंद्ववाद जो है उसमें वाद, प्रतिवाद तथा संवाद 3 चरण होते हैं और इसके माध्यम से ही जो है सारी क्रियाएं होती हैं। हेगल ने अपने दार्शनिक और राजनीतिक सिद्धांतों को द्वंद्वात्मक पद्धति की पृष्ठभूमि के आधार पर आधारित किया है। द्वंद्ववाद का विचार उसने यूनान से ग्रहण किया, लेकिन यूनानियों ने द्वंद्ववाद में और हेगल के द्वंद्ववाद में बुनियादी अंतर है। द्वंद्ववाद का अर्थ वाद विवाद करना या तर्क वितर्क करना, सत्य का अन्वेषण करने के लिए सोक्रेट्स ने, प्लेटो और यूनानी विद्वानों के द्वारा इस पद्धति का प्रयोग किया गया था। लेकिन हेगल उसे इस रूप में ग्रहण नहीं करते। वह इसमें मौलिक परिवर्तन कर देते हैं और इसे वाद विवाद के स्तर से उठाकर वाद प्रतिवाद और संवाद, वाद प्रतिवाद और संवाद, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, के स्तर तक ले जाते हैं। हेगल ने द्वंद्वात्मक प्रक्रिया को सदैव ऊपर की ओर चढ़ने वाली तथा सदैव आगे की ओर चलने वाली त्रैतवादी प्रक्रिया माना है। मतलब 3 इसमें प्रक्रियाएं जो है वो सम्मिलित हैं और होती हैं। अब हम देखेंगे कि जो हेगल हैं उनका राज्य से संबंधित जो उनके जो विचार थे वो क्या थे, राज्य के बारे में उनकी क्या धारणा थी, उन्होंने राज्य के बारे में क्या कहा है, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। और इसी वाद प्रतिवाद की जो, जैसा कि उनका मूल जो ये सिद्धांत था द्वंद्ववाद का, और इसी आधार पर उसने राज्य की किस तरह से व्याख्या की है, कि उत्पत्ति का जो सिद्धांत दिया है उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो वो कहते हैं राज्य की उत्पत्ति संबंधी जो उनके विचार है वो द्वंद्वात्मक पद्धति के अनुसार हुई है, मानते हैं। और इसकी उत्पत्ति के 3 चरण होते हैं। पहला जो चरण है वो है परिवार, या परिवार जिसको उन्होंने क्या कहा, वाद कहा है। दूसरा जो होता है नागरिक समाज, जिसको उन्होंने प्रतिवाद की संज्ञा दी है। और तीसरा राज्य, जिसको उन्होंने संवाद की संज्ञा दी है। अब ये जो परिवार है, तो पहला जो चरण होता है वो परिवार का होता है। और परिवार सेल्फिश होता है, अपने इंटरेस्ट के लिए कार्य करता है और अपने परिवार के हितों के लिए सोचता है, काम करता है,
सेल्फ अपने इंटरेस्ट के लिए काम करता है। तो ये जो है परिवार जो है फर्स्ट जब फेज में रहता है, वाद के फेज में रहता है, तो उसकी यह स्थिति होती है। उसके बाद क्या होता है, जब सेकेंड फेज आता है, तो जिसको उन्होंने प्रतिवाद कहा है, तो इसमें धीरे धीरे जो है परिवारों की संख्या जो है वो बढ़ने लगती है और एक परिवार की जगह पर 10, 50, 100 परिवार हो जाते हैं और उनकी ज़रूरतें भी बढ़ने लगती हैं। और एक ही परिवार जो है सभी तरह के कार्यों को संपादित नहीं कर सकता है। जैसे कि एक ही परिवार खाना बनाना, कपड़े सिलना, जूते सिलना या और भी जो भी राज्य के काम होते हैं, जीवन से संबंधित कार्य होते हैं, वो एक ही परिवार नहीं कर सकता है। अब यहाँ पे क्या होता है, वैरायटी ऑफ नीड्स जो है आने लगती है और एक ग्रुप जिन्होंने उसको सिविल सोसाइटी का नाम दिया है वो आ जाता है, उसका रूप आ जाता है। और ये जो सिविल सोसाइटी का जो रूप आता है, यही प्रतिवाद की अवस्था है, उनका सेकेंड फेज है। और ये जो सिविल सोसाइटी है अपने ग्रुप के लिए काम करती है, जिसमें बहुत सारे ग्रुप हैं और सभी ग्रुप के अपने अपने इंटरेस्ट हैं। और जो एक कबीला या ग्रुप जिसको बोलते हैं के लिए अपने कबीले के लिए काम करती है और इसमें भी सेल्फिशनेस होती है। और ये लोग जो हैं सिविल सोसाइटी का भाग इसलिए होते हैं ताकि वह अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके। और लेकिन इनमें परोपकार की भावना होती है, नैतिकता होती है, परोपकार की भावना होती है। बहुत ज़्यादा नहीं होती लेकिन होती है। और जो लोग होते हैं, मैक्सिमम लोग जो होते हैं, जो लोग सिविल सोसाइटी का पार्ट होते हैं, हिस्सा होते हैं, वह इसलिए जुड़े होते हैं ताकि वह अपने हितों की पूर्ति कर सकें। और जो दूसरे कबीले या राज्य या सिविल सोसाइटी का जो भाग होता है या ग्रुप्स के जो भाग होते हैं, वे अपने आर्थिक सहायता के लिए अपने जीवन के निर्वाह से संबंधित साधनों को पा सकें, इसलिए इस सिविल सोसाइटी का हिस्सा होते हैं। और इस समय जो है लेन देन की जो प्रक्रिया है वह भी इसमें देखने को मिलती है। इसके बाद तृतीय चरण स्टार्ट होता है, तीसरा चरण आता है। तीसरे चरण में राज्य की उत्पत्ति से संबंधित है, जिसमें राज्य जो परिवार और नागरिक समाज के बाद राज्य की जो स्वरूप में वो आता है, तो उत्पत्ति होती है। जैसे बहुत सारे कबीले एक साथ जुड़ने लगते हैं और संबंध स्थापित कर लेते हैं। जैसे जैसे संबंध स्थापित होने लगते हैं, वैसे वैसे एक कॉमन इंटरेस्ट पनपने लगती है, सामान्य इच्छा एक पनपने लगती है, क्योंकि अलग अलग सोसाइटी का अलग अलग इंटरेस्ट होता है। और राज्य के अंदर सभी कबीलों को या जो सिविल सोसाइटी है उसको इक्वालिटी से देखना होता है। मतलब राज्य के अंदर किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, उसके लिए सभी समान होते हैं और उनका भरण और पोषण करना होता है। राज्य किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं करेगा और राज्य किसी भी प्रकार के पक्षपात को नहीं करता है और राज्य का अपना कोई सेल्फ इंटरेस्ट नहीं होता है। यह सिर्फ उन कबीलों के या जो सिविल सोसाइटी है उसके हितों को सर्व करने के लिए अस्तित्व में आता है। राज्य क्योंकि सबकी भलाई के लिए आता है, अस्तित्व में आया है, इसलिए वह सर्वोच्च है। मानते हैं बेन हीगल कि जो राज्य का अस्तित्व जो है सबकी भलाई के लिए हुआ है, अस्तित्व में आया है, तो इसलिए जो है वह सर्वोच्च है और वो सुप्रीम है।
और अंतिम जो चरण है वाद प्रतिवाद और संवाद का, तो संवाद की जो स्थिति है उसमें राज्य की उत्पत्ति होती है। राज्य जो है वो अंतिम चरण है। राज्य की उत्पत्ति हो गई, उसके बाद कुछ भी पॉसिबिलिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि दूसरी कोई संस्था उभर कर इसके बाद नहीं आएगी। ये हीगल का विचार है। और राज्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है। राज्य एक संवाद है। जो उन्होंने द्वंद्वात्मक पद्धति के अंतर्गत संवाद की चर्चा की, तो जो राज्य का जो संवाद जो है, राज्य एक संवाद के रूप में आता है और बिल्कुल यह प्योर फॉर्म में होता है। और राज्य भगवान का अवतार होता है, ऐसा उन्होंने माना है। राज्य की, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, कि प्रकृति जो होती है वो कैसी होती है, तो ऑर्गेनिक थ्योरी जो है, आंगिक या सावयविक जो सिद्धांत है उसके आधार पे होती है। मतलब जो व्यक्ति होते हैं वो राज्य के ऑर्गन होते हैं, के रूप में काम करते हैं। तो और जिस तरह से व्यक्ति के शरीर में सारे ऑर्गन जुट के जो है उसको पूर्णता प्रदान करते हैं और काम होता है सभी, उसी तरह से ये व्यक्ति राज्य, चूँकि राज्य का अस्तित्व व्यक्तियों की भलाई के लिए आया है और राज्य के आंगिक सिद्धांत को का वो सपोर्टर हैं, समर्थक हैं, तो उन्होंने कहा है कि यह एक जो है उससे जुड़ा हुआ रहता है, एक अंग की भांति। और राज्य निरंकुश है, क्योंकि राज्य के बाहर जो है वह कुछ भी नहीं है। ये जो बात है ये उन्होंने बताई है। इसके बाद हम देखते हैं कि राज्य के बारे में हीगल ने और कौन सी बातें जो हैं वो कही हैं, क्योंकि वह एक ईश्वर का अवतार उसको मानते हैं, जो राज्य का जो प्योर फॉर्म के रूप में, संवाद के रूप में आता है द्वंद्वात्मक पद्धति के अंतर्गत, और वह जो होता है वो प्योर फॉर्म में होता है। तो राज्य एक जो है अस्थाई संस्था है जो अपने नैतिक गुणों के कारण व्यक्तियों के भाग्य की सच्ची निर्णायिका होती है। हीगल के अनुसार राज्य स्थिर नहीं वरन विकसित संस्था है, जो अपने विकास के प्रत्येक चरण में मानव की विवेकशीलता के स्तर को प्रकट करती है। हीगल के ही शब्दों में राज्य निरंकुश, सर्वशक्तिमान और अभ्रांत, मतलब कभी ना गलत करने वाला है। राज्य तो पृथ्वी पर परमेश्वर का अवतार है और वह पृथ्वी पर अस्तित्वमान एक दैवीय विचार है। दैवीय सिद्धांत का भी इन्होंने समर्थन किया है। और इस तरह से जो राज्य है, राज्य के संबंध में जो उनकी जो विचार हैं, हीगल के अनुसार स्वतंत्रता मनुष्य का सबसे विशेष गुण है और मानवत्व का सार है। उनके अनुसार व्यक्ति का हित राज्य के विरोध करने में नहीं वरन पूर्ण रूप से राज्य की आज्ञा पालन करने में है। राज्य स्वयं व्यक्ति की आत्मा का व्यापक रूप है और राज्य और व्यक्ति में कोई भी विरोध नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये द्वंद्वात्मक पद्धति के अंतर्गत जो है राज्य का जो रूप है वो प्योर रूप में है, तो उसमें कोई विरोध का जो है बात नहीं हो सकता है। हीगल ने कहा है कि एक पूर्ण राज्य वस्तुतः वास्तविक स्वतंत्रता का प्रतिरूप होता है और राज्य के अस्तित्व, राज्य के अतिरिक्त अन्य कोई भी वस्तु स्वतंत्रता को वास्तविक रूप में प्रदान नहीं कर सकती। और इस तरह से उन्होंने कहा है कि राज्य और स्वतंत्रता के संबंध में हीगल ने जो उपरोक्त में विचार अपने दिए, राज्य के विरुद्ध व्यक्ति के कोई भी अधिकार नहीं होते हैं, वो मानते हैं। हीगल राज्य को एक नैतिक संस्था होने के नाते अधिकारों का जन्मदाता मानते हैं। हीगल के राज्य का अपना पृथक कोई व्यक्तित्व और निश्चित लक्ष्य है
और व्यक्ति का एकमात्र अधिकार तथा कर्तव्य है राज्य को उसकी प्राप्ति में सहायता देना। इस संदर्भ में हीगल कहते हैं कि राज्य जो है नैतिक दृष्टि से पूर्ण निरंकुश है। वह स्वयं नैतिकता का संस्थापक होने के कारण उस पर नैतिकता के नियमों को लागू नहीं किया जा सकता। अपने आचार शास्त्र नामक ग्रंथ में वह लिखते हैं कि राज्य स्वनिश्चित निरपेक्ष बुद्धि है जो कि अच्छे और बुरे और नीचता तथा छल कपट के किसी भी मूर्त नियम को नहीं मानता। हीगल का यह विचार है कि समस्त राजनीतिक चिंतन के इतिहास में अभूतपूर्ण है और इस तरह से वो बताते हैं कि किस तरह से राज्य का जो स्वरूप है वो नैतिक है। हीगल की राज्य संबंधी जो विचार है कि एक अन्य विशेषता यह है कि वह राज्य को समाज से भी उच्च और श्रेष्ठ मानते हैं। हीगल के द्वारा द्वंद्वात्मक पद्धति के आधार पर राज्य की उत्पत्ति का वर्णन करने के लिए जो विचार क्रम अपनाया गया है उसके अंतर्गत, जैसा कि पहले भी मैंने बताया, परिवारवाद, नागरिक समाज प्रतिवाद और राज्य समवाद है। इस प्रकार समाज सार्वभौम आत्मा के विकास में राज्य से पहले की अवस्था है और उसका आधार स्वार्थ तथा प्रतियोगिता है। लेकिन राज्य सार्वभौम आत्मा के विकास की सर्वोच्च अवस्था है और इस दृष्टि से समाज की तुलना से उच्च है। इसका अभिप्राय यह है कि राज्य सामाजिक जीवन के प्रत्येक पहलू को अपनी इच्छा निर्धारित और नियमित कर सकता है। हीगल की इसी धारणा के कारण उसके दर्शन को सर्वाधिकारवादी कहा जाता है। हीगल का यह सिद्धांत चिंतन के इतिहास में नवीन था। प्लेटो को छोड़कर सभी राजनीतिक विचारकों ने राज्य की तुलना में समाज को प्रधानता दी थी। हीगल के युग के उदारवादी विचारक राज्य की तुलना में समाज को बहुत ऊंचा स्थान देते थे। हीगल ने उनकी विचार के नितांत विपरीत विचारों का प्रतिपादन किया है। उग्र राष्ट्रवादी होने के कारण हीगल ने अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा व्यवस्था का समर्थक नहीं था। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को वह केवल कुछ परंपराएं मानता था जिसे मानना या ना मानना संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है। और उसका विचार है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध और सामान्य नैतिकता का नियमों का निर्णय तो विश्व इतिहास के अंतिम न्यायालय में ही होगा। और इस प्रकार हीगल एक ऐसे सर्वाधिकारवादी राज्य का उपासक है जिसके अंतर्गत स्वतंत्रता, मानवीय अधिकार और अंतर्राष्ट्रीय कानून को कोई स्थान नहीं दिया गया है। इसकी चर्चा करने के बाद हम उसके राज्य की विशेषता को देखेंगे कि हीगल के राज्य की संबंधी जो विचार को हमने देखा और उसके बाद हम देखेंगे कि उस राज्य की विशेषताएं क्या है। तो हीगल का राज्य जो है एक दैवीय होता है, दैवीय संस्था है। राज्य पृथ्वी पर विश्वास का अंतिम रूप है, अतः अपने आप में साध्य है। राज्य सर्वोच्च सर्वशक्तिमान एवं व्यापक होने के कारण सभी प्रकार के नैतिक बंधनों से मुक्त है। स्वतंत्रता का उपभोग राज्य में ही संभव है।
अगली विशेषता है व्यक्ति का की तरह राज्य का भी अपना पृथक व्यक्तित्व होता है। राज्य की इच्छा को हीगल सामान्य इच्छा के नाम से संबोधित करते हैं। राज्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है स्वयं की आत्मरक्षा। प्रत्येक राज्य अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए कोई भी कार्य करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। दंड के विषय में हीगल कहते हैं कि जब व्यक्ति किसी अन्य व्यक्तियों के अधिकारों को अतिक्रमण करता है, अत्याचार करता है या राज्य के आदेश का पालन नहीं करता, तब दंड अवश्य दिया जाना चाहिए। अपने राज्य की विशेषता के संबंध में हीगल कहते हैं कि राज्य मानवीय जीवन की सर्वोच्च संस्था है। स्वयं समाज या अन्य कोई संस्था राज्य के समकक्ष नहीं हो सकती। व्यक्ति एक एकाकी नहीं वरन जिस समाज में रहता है उसका एक अविभाज्य अंग है। राज्य स्वयं एक साध्य है। व्यक्ति राज्य के विकास के लिए मात्र एक साधन है। राज्य स्वयं व्यक्ति की आत्मा है, आत्मा का एक व्यापक रूप है। व्यक्ति की स्वतंत्रता राज्य की आज्ञा पालन करने में निहित है। राज्य अपने नागरिकों की सामाजिक नैतिकता को स्वयं में समेटे हुए है और उसका प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन राज्य स्वयं नैतिकता से ऊपर है। राज्य अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने के लिए स्वतंत्र है, पर उस पर अंतर्राष्ट्रीय कानून या अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता का कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। तो ये उसके राज्य की कुछ विशेषता है। उसने राज्य को सर्वोच्च संस्था माना है, ईश्वरीय अवतार माना है, आत्मा माना है, और इस तरह से उसने जो है राज्य को सर्वोच्च एवं सर्वशक्तिमान, एक निरंकुश प्रभु जो सत्ताधारी माना है, और राज्य के आंगिक सिद्धांत पर विशेष बल देता है। माना है कि उसकी उत्पत्ति जो है आंगिक जो सिद्धांत है उसके आधार पे हुई है। दैवीय सिद्धांत जो है उसका भी वह समर्थन करता है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि राजनीतिक चिंतन के इतिहास में जो जॉर्ज विल्हेल्म फ्रेडरिक हीगल, इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। एक आदर्शवादी विचारक के रूप में 18वीं शताब्दी में इनका आगमन हुआ और उस समय की परिस्थितियों के अनुसार उन्होंने राज्य के विकास, राज्य की उत्पत्ति संबंधी विचार को दिया। इनकी विचारधारा द्वंद्वात्मक पद्धति को इन्होंने यूनानी विचारकों से ग्रहण किया और उसको वाद प्रतिवाद तथा संवाद के रूप में जितनी भी चीज़ें हैं उसकी व्याख्या की। इनका मानना था कि व्यक्ति सबसे पहले जो है आइडियाज़ दिमाग में आती है और फिर जो है व्यक्ति जो है उससे आइडियाज़ को लेकर मैटर को खोजता है और उससे काम करता है। तो ये कुछ बेसिक जो इनके विचार थे, राज्य संबंधी और द्वंद्वात्मक पद्धति संबंधी जो इनके विचार थे, इसकी चर्चा हमने की। आई होप आपको समझ में आया हो। आज का क्लास हमारा यहीं समाप्त होता है। अगले टॉपिक के साथ फिर बहुत जल्द हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।